हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी जो कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो यूज़ आने वाली है। ठीक है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पहले से देख चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की जानकारी तुम्हें पहले से होगी। ठीक है, आज जो शुरू करने वाले हैं हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स है या जो भी टॉपिक्स है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है वेपर प्रेशर। जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। क्या होता है वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर टर्म को तुम पहले भी समझ चुके हो, कहीं ना कहीं हमने इसका जिक्र ज़रूर किया है और कहीं ना कहीं हमने इसको यूज़ भी किया है। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो सपोज़ हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? दो टाइप के। एक टाइप के पार्टिकल जो कि सरफेस पे होते हैं तो इनको बोला जाता है सरफेस मॉलिक्यूल्स, इनको बोला जाता है सरफेस मॉलिक्यूल्स। एक और टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते हैं अंदर की तरफ, इनको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ों की जानकारी हमें पहले से है, थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में तुम्हें पहले से बता भी रखा है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो भी ये बल्क मॉलिक्यूल होते हैं इनके पास जो ओवरऑल फोर्स जो इनका लगता है ना, वो ओवरऑल क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल फोर्स ज़ीरो नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर की तरफ तो इनको मॉलिक्यूल्स होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बाहर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब क्या है कि सिंपल सरफेस मॉलिक्यूल्स का अपनी जो सरफेस है उसको छोड़ के ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये सपोज सबसे पहले मैं बात कर लेना हूँ कि अगर ये कोई ओपन कंटेनर है, अगर सपोज हम किसी ओपन कंटेनर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ओपन कंटेनर के अंदर क्या होगा कि जैसे कि ये मैंने ओपन बनाया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे वेपर की फॉर्म में। इसको मैं चीज़ को क्या बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इवेपोरेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ जो भी सॉल्यूशन है इसका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी सरफेस पे ये है, ये वाले छोड़ेंगे तो नीचे वाले सरफेस पे आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो भी टाइम के साथ साथ सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम चीज़ अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर देखता हूँ, अगर मैं सिंपल सी चीज़ इस चीज़ को अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर के अंदर देखता हूँ, ठीक है, तो क्लोज्ड कंटेनर, मैंने ये कंटेनर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये बल्क वाले मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ओवरऑल चीज़ क्या है, ये ओवरऑल चीज़ है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज़ को अभी तक हम समझ पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स किसकी कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ इवेपोरेशन। अब क्या होगा कि ये कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल जाके किससे टकराएंगे, इस कंटेनर की वॉल पे इस तरीके से टकराएंगे। ठीक है, अब इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, ये कंटेनर की वजह से, इस वॉल की वजह से बाहर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। किस पे? इस कंटेनर की वॉल पे। सपोज ये कंटेनर की वॉल है और ये कोई वेपर की वजह से मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आया, तो इसने इस पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो ये किसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, ये वेपर की वजह से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो वेपर की वजह से प्रेशर लग रहा है तो इसको वेपर प्रेशर बोल दिया। लेकिन वेपर प्रेशर एग्जैक्ट में कब बोलेंगे, इसको भी थोड़ा समझते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ये इससे टकराएगा, ठीक है, तो पहले वेपर बनेगा, तो वेपर इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, कम कर देगा। कम करने की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकरा के वापस किसकी तरफ आने लग जाएंगे, वापस सरफेस की तरफ या लिक्विड की तरफ आने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इस चीज़ को बोलते हैं हम कॉन्डेंसेशन। ठीक
ठीक है। तो कंडेंसेशन हमें यहाँ पे दिखता है, पहले इवोपरेशन दिखेगा फिर कंडेंसेशन दिखेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे हमें देखने को मिलेगा कि जो इवोपरेट होने की रेट है और जो कंडेंस होने की रेट है वो क्या है, बराबर है। मतलब इक्विलिब्रियम पे हमें लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम दिखेगा। किसके बीच का, लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम दिखेगा। मतलब वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, वापस लिक्विड में आ रहा है, तो इन दोनों की जो रेट होगी वो क्या होगी, बराबर। मतलब इवोपरेशन की रेट किसके बराबर हो जाएगी, कंडेंसेशन की रेट के बराबर। तो उस कंडीशन पे जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा उसी फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे नाम दूंगा वेपर प्रेशर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ वीपी। चीज़ क्लियर है, पहले बेसिक सी चीज़ समझोगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कंटेनर के लिए हम बात नहीं कर सकते, हम किसके लिए बात कर सकते हैं, ओनली क्लोज्ड कंटेनर के लिए। तो ओपन कंटेनर के लिए हम वेपर प्रेशर की बात नहीं करते। यहाँ पे वेपर प्रेशर टर्म का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। कब मीनिंग होगा, जब ये क्लोज्ड कंटेनर होगा। क्लोज्ड कंटेनर पे सरफेस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, इस चीज़ को बोलते हैं इवोपरेशन प्रोसेस। फिर ये कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे, फिर वापस किसकी तरफ आएंगे, इस सॉल्यूशन या इस लिक्विड की तरफ आएंगे, इस चीज़ को बोलते हैं कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम एक ऐसा आएगा जब लिक्विड और वेपर, मतलब इवोपरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट बराबर हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे तुम्हारा क्या होगा, जो भी प्रेशर यहाँ पे निकल के आएगा उस प्रेशर को क्या नाम दिया हुआ है, सिंपल वेपर प्रेशर नाम दिया हुआ है। तो आई थिंक तुम्हें छोटी सी चीज़ तो जी वो क्लियर हुई होगी कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। बाकी तुम्हें मैं पहले भी वेपर प्रेशर के बारे में बेसिक जानकारी दे चुका हूँ, उससे तुम्हें ये चीज़ें आराम से समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हैं और कौन से नहीं करते, जिनको हम समझते हैं कि ये करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वीपी, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जो भी वेपर प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता ऑन शेप या साइज ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का कुछ भी शेप हो, कंटेनर की कोई भी साइज हो, उस पर तुम्हारा वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर हो जाती है पर यूनिट या पर एरिया पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारा साइज भी बढ़ जाएगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो उस चीज़ को क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। इसकी वजह से वेपर प्रेशर कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि किसी भी कंटेनर का शेप कैसा है या उस कंटेनर का साइज़ कैसा है, ठीक है। तो वो तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। सेकंड चीज़ है नेचर ऑफ सोल्यूट, बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट या जो भी उसके अंदर नेचर ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, जो भी अपना नेचर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लिखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। नेचर ऑफ सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉन्डिंग किस टाइप की हो रही है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कोई कंटेनर है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब कर पाएंगे, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनको क्या कर पा रहे होंगे, कम अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा पाएगा। सपोज अगर ये नीचे वाला मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को ज़्यादा अच्छे तरीके से खींच रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या ये मॉलिक्यूल्स की ऊपर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैटर करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ऊपर जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो उतना ज़्यादा कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा क्या आएगा, कम आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि सपोज मेरे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये है मेरे पास CH3OH, एक और है मेरे पास CH2OH, एक और मेरे पास है CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। ये तीन चीज़ है। मुझे इसके अंदर वेपर प्रेशर का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे किसके क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर का। यहाँ पे वेपर प्रेशर का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके अंदर कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये तुम्हें पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होगी। तो तुम देख पाओगे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर है, यहाँ पर,
फिर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा है, यहाँ पे उसके बाद कम है और सबसे कम ब्रांच यहाँ पर है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसके इवोपरेट होने की रेट क्या होगी, कम होगी। अगर उसके इवोपरेट होने की रेट क्या होगी, कम, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो इसकी इवोपरेट होने की कम, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। इसकी वजह से जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये इनके वेपर प्रेशर का ऑर्डर है। रीज़न भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग की वजह से मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि इसका ज़्यादा होगा, फिर उसका कम, फिर इसका कम। तो क्या मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स उतना कम वेपर प्रेशर होगा। रीज़न समझ पा रहे हो, फिर से एक बार रीज़न समझ पा रहे हो, ये मॉलिक्यूल है, इसको अगर कोई नीचे खींचने वाला ज़्यादा ताकतवर है तो वो इसको ऊपर जाने ही नहीं देगा, इसका इवोपरेशन होने ही नहीं देगा, इसको इवोपरेट होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा, उसका इवोपरेट होने की टेंडेंसी कम, उतना वेपर प्रेशर कम, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाके टकराएंगे किस पे, वॉल पे, उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा इवोपरेट होने की रेट कम हो जाएगी, उतने कम मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराएंगे, उतना कम प्रेशर जनरेट करेंगे। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे ये किस चीज़ से हम देख सकते हैं कि नेचर कैसा है, उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, यहाँ से हम ये चीज़ आराम से समझ सकते हैं। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली जो चीज़ है उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट एक तरीके से जो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, उनकी इवोपरेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये तुम लोगों को याद रखना, ठीक है। कैसे बढ़ता है उसको एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो मैं ग्राफ तुम्हारे यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ये कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को तुम्हें याद रखना है, सिंपल सा याद रखना है कि वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। किस तरीके से बढ़ता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ के थ्रू तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहला तो नेचर ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ पे देखा। सेकंड चीज़ देखिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर। ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वेपर प्रेशर को, ठीक है। कंटेनर के शेप, कंटेनर के साइज से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी शेप हो, कैसी भी साइज हो, वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये छोटी सी चीज़ तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। तो अब देखते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को उसकी समझने की कोशिश करना और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स। कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर दो वोलाटाइल लिक्विड्स हो, उनका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। समझना इस चीज़ को। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी कुछ बता देता हूँ। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि इवोपरेट होने की टेंडेंसी टू इवोपरेट, इसको बोला जाता है वोलाटाइल। जिसकी भी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है वोलाटाइल, ठीक है। फिर दो लिक्विड की बात कर रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड कौन कौन से होंगे? तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे हम दो चीज़ें कंसीडर करेंगे। फर्स्ट चीज़ होगी सोल्यूट, सेकंड चीज़ होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो सोल्यूट होगा वो भी वोलाटाइल होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा? वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल होने का मतलब है कि सोल्यूट की भी टेंडेंसी है इवोपरेट होने की, सॉल्वेंट की भी टेंडेंसी है इवोपरेट होने की। चीज़ क्लियर है?
एक और टर्मिनोलॉजी जो जनरली यूज़ करते हैं, जब कभी भी सोल्यूट की बात होगी तो उसको बी माना जाएगा, और जब कभी भी सॉल्वेंट की बात होगी तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ ऐसे ही तुम्हें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बी किसके लिए यूज़ करता है? सोल्यूट के लिए, और ए किसके लिए यूज़ करता है? वो सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीज़, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। वोलाटाइल मतलब इवोपरेट होने की टेंडेंसी। दो चीज़ें हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट। सोल्यूट भी वोलाटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी आगे चलते, ये मेरे पास सपोज है सॉल्वेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इवोपरेट होने की इनकी टेंडेंसी। क्लियर है? इवोपरेट हो रहे होंगे, वोलाटाइल है, ऑफ कोर्स वोलाटाइल है, तो इवोपरेट हो रहे होंगे। इवोपरेट हो रहे होंगे तो कंटेनर की वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। कुछ फोर्स लगा रहे होंगे तो कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। तो उस प्रेशर को मैं नाम दे रहा हूँ पी ए नोट। ठीक है, पी ए नोट का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। मतलब ए का मतलब सॉल्वेंट है यहाँ पर, प्योर का मतलब कि ओनली ए की वजह से लग रहा है, कोई और दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से प्योर लिख रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? पी ए नोट से। याद रहेगी, सिंपल सी चीज़ है। अगला इसी की तरीके से मेरे पास एक और कोई कंटेनर है, उसके अंदर क्या है? सॉल्यूट है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। ठीक है, ये मेरे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन पार्टिकल्स को मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर एक पार्टिकल को मैं ए बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक पार्टिकल को मैं बी रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके पार्टिकल है? ये सोल्यूट के पार्टिकल्स। ये भी वोलाटाइल है। ठीक है, ये वोलाटाइल है तो ये भी कुछ इवोपरेशन यहाँ पे शो करेगा, कुछ इवोपरेशन शो करेगा, तो कंटेनर की वॉल पे ये भी एक फोर्स जनरेट करेगा, ये भी एक फोर्स जनरेट करेगा, तो यहाँ पर भी एक प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ पीबी नोट। पीबी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। किसकी वजह से वेपर प्रेशर लग रहा है? बी की वजह से जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोल दिया मैंने? पीबी नोट। पीपीए नोट है प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, पीबी नोट है प्योर लिक्विड बी का प्रेशर, क्योंकि और कोई कंपोनेंट नहीं। ठीक है, अब आगे इसके आगे क्या करना है उसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, मैंने क्या किया? इन दोनों को मिला दिया और ये सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो कंटेनर जो ये लिया था वो सेम, ये कंटेनर और सेम कंटेनर ये है। यहाँ पे ये कंटेनर है, इसके अंदर ये हमारा ये कंटेनर कौन सा है? ये सॉल्यूशन। ठीक है, हमने दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के पार्टिकल होंगे, ए बी होगा, बी बी होगा, ए बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से पार्टिकल यहाँ पे अरेंज होंगे। ठीक है, जस्ट मैंने एक रैंडम ऑर्डर लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो। ठीक है, तो ए और बी हमने यहाँ पे ले लिया, याद रहेगा। अब क्या होगा कि इस कंटेनर के अंदर ए भी प्रेजेंट है और इस कंटेनर के अंदर बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ए के पार्टिकल्स भी इवोपरेट होंगे क्योंकि उनकी टेंडेंसी है इवोपरेट होने की, क्योंकि वो वोलाटाइल है, तो उनकी वजह से कुछ प्रेशर लगेगा, उसको मैंने बोल दिया पी ए। ठीक है, इसी तरीके से जो बी के पार्टिकल्स है वो भी इवोपरेट होंगे और उनकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको मैंने क्या बोल दिया? पी बी। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ कि जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि टोटल प्रेशर पी ए के बराबर होगा, नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर पी बी के बराबर होगा? हम ये भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर पी ए और पी बी को क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर पी ए को क्या बोला जाएगा? पी ए यहाँ पर पूरा नहीं है लेकिन कुछ पार्शियल तो है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन, चीज क्लियर है? यहां पर पी ए नोट प्योर लिक्विड के लिए था, यहां पर ये पार्शियल वेपर प्रेशर में पी ए है। पी बी क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, इसको क्या नाम दिया? पी बी।
तो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि पूरा नहीं लग रहा है। और पी टोटल किसके बराबर होगा, अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को, ठीक है। पी ए नोट की बात करेगा तो प्योर, नोट लगा दिया तो प्योर की बात कर रहा है, नोट लगा दिया तो प्योर की बात कर रहा है, नोट नहीं लगाया तो पार्शियल की बात कर रहा है, नोट लगाया तो प्योर वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, नोट नहीं लगाया तो पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। ये नोटेशन है, ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में इसी तरीके से नोट लगा के तुम्हें दिया जाएगा, नोट नहीं लगाया तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू तुम्हें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पी टोटल किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के बराबर। चलो थोड़ा सा और आगे चीज़ों को समझते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो भी ए की वजह से प्रेशर लग रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ए इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेशर लगाएगा। तो ये डिपेंड करेगा ए के मोल्स पे। जितने ज़्यादा ए के मोल्स होंगे, जितने ज़्यादा ए के मोलिक्यूल्स होंगे, उतना ज़्यादा ए प्रेशर लगाएगा। ए के मोलिक्यूल्स कम है तो वो कम इवोपरेट होंगे, वो कम प्रेशर लगाएंगे। बी के ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इवोपरेट होंगे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पी ए अपना होता है वो पी ए प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स ए। एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या होगा कि पी ए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स ए पे, मतलब जितना ज़्यादा इसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ए का प्रेशर लगेगा, पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरीके से एंड पी बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के, जहाँ पर एक्स बी क्या है, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये चीज़ क्लियर है, ठीक, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वन इंटू एक्स ए, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू इंटू एक्स बी। ये चीज़ सही है। अब मुझे के वन और के टू की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि के वन और के टू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि इन प्योर लिक्विड एयर, अगर मैं प्योर लिक्विड की बात करूं, ओनली ए है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओनली एक्स ए प्रेजेंट होगा ना। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, तुम लोगों को पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। अब अगर प्योर लिक्विड की बात करूँगा तो बी तो क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो एक्स ए की वैल्यू 1 है और प्योर लिक्विड है, तो पी ए किसके बराबर होगा, पी ए नोट के बराबर। हाँ, प्योर लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर लगेगा, जितना प्योर लिक्विड का प्रेशर होगा, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, पी ए नोट। बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, एक्स ए की वैल्यू 1, पी ए की जगह पी ए नोट, तो के वन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के वन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पी ए नोट, के वन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी ए नोट, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू 1, पी ए की जगह पी ए नोट, तो के वन इक्वल टू क्या आ गया, पी ए नोट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं इन प्योर लिक्विड बी की बात करूं, इन प्योर लिक्विड बी की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर एक्स बी की वैल्यू जब 1 होगी, कब होगी, जब वहां पे प्योर लिक्विड होगा, तो एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो पी बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी बी नोट के बराबर, क्योंकि पी ए की वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से के टू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी बी नोट के बराबर, है ना। तो के वन की वैल्यू अगर पी ए नोट के बराबर है तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नोट इंटू एक्स ए, पी ए नोट इंटू एक्स ए। ये चीज़, सेकंड चीज़ यहाँ से क्या निकल के आई, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी, पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए आया, पी बी इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है तुम लोगों को कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से मैं, ठीक है। एक चीज़ आई अपने पास कि पी ए इज इक्वल्स टू होता है पी ए नोट इंटू एक्स ए, और एक और चीज़ होता है पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। चीज़ क्लियर है। पी ए पी बी क्या है,
पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, किसके? ए एंड बी के। चीज क्लियर है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पी ए नोट पी बी नोट क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर है, उसको नोट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। चीज क्लियर है? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले निकल के आए कि पी ए किसके बराबर होगा? पी ए नोट इंटू एक्स ए। पी बी किसके बराबर होगा? पी बी नोट इंटू एक्स पी के बराबर। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, इस चीज को बोला जाए राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है? वो बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो वोलाटाइल लिक्विड होता है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? वो उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ से डिराइव भी किया है कि वो कैसे निकल के आता है। इसी चीज़ को राउल्ट्स लॉ बोला जाता है। मैंने डेफिनेशन तुम्हें नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है, जो कि तुम इससे आराम से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो पी ए क्वेश्चन में अगर तुम्हें पी ए नोट दिया हुआ हो, उसके मोल्स पता है, तो तुम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। और पी बी अगर पी बी नोट पता है कि एक्स बी पता है, मतलब उनका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पता है, उनका मोल फ्रैक्शन पता है, तो तुम उसका पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? राउल्ट्स लॉ। तो याद रखना। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर वोलेटाइल लिक्विड का उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं टोटल प्रेशर की। इसके बाद किसकी बात करते हैं? टोटल प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी के बराबर। पी ए किसके बराबर है? पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो ये किसके बराबर हो गया? पी टी के बराबर। ठीक है, पी टी का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो सपोज अगर तुम्हें क्वेश्चन में टोटल प्रेशर पूछेगा तो तुम्हें पी ए पी बी निकालने की जरूरत नहीं, सीधी वैल्यूज पुट करके यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर पूछ लिया तो तुम्हें यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई थिंक तुम्हें डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा कि जब दो वोलाटाइल लिक्विड्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कितना वेपर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, तो उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 0.78 ग्राम बेंजीन कितना है? बेंजीन मतलब C6H6 कितना है? 0.78 ग्राम। ठीक है, एंड 0.92 ग्राम टोलुइन तुम्हें आई थिंक पता होगा, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है CH3। ठीक है, ये टोलुइन होता है अपना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। ठीक, पता होगा तुम लोगों को पहले से। तो C6H5CH3 उसका कितना मास है? 0.92 ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है। इन दोनों को मिक्स किया हमने और बोला बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड C6H5CH3 मतलब टोलुइन। तो पी बेंजीन निकालना है एक तो अपन को, और सेकंड अपन को पी टोलुइन निकालना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। चीज़ क्लियर है? पी बेंजीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पी बेंजीन निकालने के लिए हमें चाहिए पी नोट ऑफ बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, है ना। और पी टोलुइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पी नोट ऑफ टोलुइन इंटू एक्स टोलुइन। चलो बढ़िया, ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को यहाँ तक। चलो आगे चलता है। अब एक्स पी नोट बेंजीन हमें पता है, पी नोट टोलुइन पता है, हमें एक्स टोलुइन और एक्स बेंजीन निकालना है। तो एक्स बेंजीन क्या होगा? सबसे पहले एक्स बेंजीन के लिए हमें मोल बेंजीन के मोल निकालने पड़ेंगे। तो एन बेंजीन पता लगाते हैं, कितना है?
0.78 है डिवाइडेड बाय 72 प्लस 2 78, तो 0.01 मोल आ गए। क्लियर है। चलो एन ऑफ टोलुइन की बात कर लेते हैं। 0.92 डिवाइडेड बाय, पता लगाओ कितना आएगा, ये 92 ही आएगा, तो 92 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0.01। चीज़ क्लियर है, दोनों को मोल निकाल चुके हो। इसके भी 0.01 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके मोल भी 0.01 है और इसके मोल भी यहाँ पे 0.01 है। ठीक है। चलो अब बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। पी नोट ऑफ बेंजीन कितना है, 400 है। एक्स बेंजीन कैसे निकालोगे, इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.01, तो ये हो गया अपने पास 0.02, तो ये वैल्यू हो गई हाफ से ये गया, तो आंसर आएगा 200 mm ऑफ Hg। तो पी बेंजीन कितना है, 200 mm ऑफ Hg है। इसी तरीके से पी नोट टोलुइन कितना है, 200 है। एक्स टोलुइन कितना है, 0.01, इसके मोल डिवाइड बेटा टोटल मोल कितने हैं, 0.02, दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये आएगा 100, तो 100 mm ऑफ Hg इसका आंसर निकल के आएगा। क्या सही लिख रहा हूँ? इतना कर पा रहे हो, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सिंपल पी टोटल फाइंड आउट करना है। तो पी टोटल हो जाएगा पी बेंजीन प्लस पी टोलुइन, है ना, ये हो जाएगा 200 प्लस 100, आंसर आएगा 300 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर ये बी ऑप्शन है और ये अभी तक जो कर रहा था ये ए ऑप्शन का आंसर। तो C6H6 का पार्शियल प्रेशर आ गया 200, टोलुइन का आ गया 100 और टोटल आ गया 300। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर होगी कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तुम्हें समझाया है ताकि तुम्हें थोड़ा सा लगे कि क्या कैसे चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बाकी आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, जिसके अंदर हमने देखा मेनली वेपर प्रेशर के बारे में, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और साथ में एक और चीज़ देखी कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 वोलाटाइल लिक्विड है, उनको या उनका वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी एक डेरिवेशन हमने सीखा और एक न्यूमेरिकल से हमने समझा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इसके अलावा और भी चीज़ें करने वाले। ठीक है, तो आराम से इस चीज़ को समझना, तो अगले लेक्चर में चीज़ें और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। बाकी लेक्चर के नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम लिख सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।